लियोनार्डो दा विंची एक अद्भुत प्रतिभा का इतिहास। वह एक चित्रकार था जिसने विज्ञान की दुनिया को चकित किया, एक वैज्ञानिक जिसकी कल्पना ने भविष्य को देख लिया, और एक आविष्कारक जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे था। यह है लियोनार्डो दा विंची की कहानी, एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसे दुनिया एक रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानती है, लेकिन उसके राज और भी गहरे हैं। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के पीछे का रहस्य क्या है? उस महान चित्रकार के दिमाग में क्या चलता था जो मानव शरीर की चीरफाड़ करता था और हेलीकॉप्टर के डिजाइन बनाता था? आइए मिलते हैं इतिहास के सबसे महान और रहस्यमय दिमाग लियोनार्डो दा विंची से। कैनवास पर रहस्यों की मुस्कान और नोटबुक्स में भविष्य के ब्लूप्रिंट। उनकी उत्सुकता की कोई सीमा नहीं थी और प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल कला बल्कि खुद जिज्ञासा को ही नया अर्थ दिया। सिर्फ एक पेंटर नहीं, एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, एनाटॉमिस्ट और ड्रीमर। उसने 500 साल पहले ही आज की दुनिया का डिजाइन बना लिया था। तैयार है लियोनार्डो दा विंची की हैरान कर देने वाली दुनिया में घूमने के लिए। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के एक छोटे से गांव विंची में हुआ था। उनका पूरा नाम लियोनार्डो दी सेर पिएरो दा विंची था, जिसका मतलब है विंची के श्रीमान पिएरो का बेटा लियोनार्डो। वह एक समृद्ध वकील पिएरो दा विंची और एक स्थानीय महिला कैटरीना की अवैध संतान थे। उस समय अवैध बच्चों को विश्वविद्यालय जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लियोनार्डो ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। उन्होंने लैटिन या उच्च गणित जैसे विषय नहीं पढ़े, लेकिन इसकी भरपाई प्रकृति की गहन अवलोकन से की। किशोरावस्था में लियोनार्डो के पिता ने उनकी कला का एक नमूना देखा और प्रभावित होकर उन्हें फ्लोरेंस के एक प्रसिद्ध कलाकार एंड्रिया डेल वेरोक्चियो के कार्यशाला में प्रशिक्षु अप्रेंटिस बना दिया। वेरोक्चियो की कार्यशाला एक कलाकार के लिए सबसे अच्छी जगह थी। यहाँ लियोनार्डो ने न केवल चित्रकला और मूर्तिकला बल्कि धातु शोधन, बढ़ीगिरी और यांत्रिकी मैकेनिक्स भी सीखी। कहानी प्रसिद्ध है कि वेरोक्चियो ने एक पेंटिंग द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट बनाई और लियोनार्डो से उसमें एक देवदूत एंजल बनाने को कहा। जब लियोनार्डो ने वह देवदूत बनाया तो वह इतना सुंदर और जीवंत था कि यह देखकर वेरोक्चियो ने तुरंत ही अपना ब्रश त्याग दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका शिष्य अब उनसे कहीं बेहतर है। 1482 में लियोनार्डो फ्लोरेंस छोड़कर मिलान के शासक ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा के दरबार में चले गए। उन्होंने ड्यूक को नौकरी देने के लिए एक पत्र लिखा। हैरानी की बात है, इस पत्र में उन्होंने अपने कलाकार होने का जिक्र बहुत कम किया। इसके बजाय उन्होंने खुद को एक सैन्य इंजीनियर, मिलिट्री इंजीनियर के रूप में पेश किया और पुल बनाने, युद्ध के हथियार डिजाइन करने जैसे टैंक, मशीन गन की अपनी क्षमता के बारे में बताया। द लास्ट सपर यह एक भोजनालय, मोनेस्ट्री की दीवार पर बनाया गया भित्तिचित्र म्यूरल था। यह यीशु और उनके शिष्यों के आखिरी भोज का दृश्य है। लियोनार्डो ने इसे इतना यथार्थवादी, रियलिस्टिक बनाया कि ऐसा लगता है जैसे वे सच में वहां बैठे हों। उन्होंने प्रत्येक शिष्य की भावनाओं, आश्चर्य, क्रोध, विश्वासघात को बहुत बारीकी से चित्रित किया। मोनालिसा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग। यह फ्लोरेंस की एक महिला लिसा घेरार्दिनी का पोर्ट्रेट है। इसकी खासियत उसकी रहस्यमयी मुस्कान, मिस्टेरियस स्माइल, और लियोनार्डो द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक स्फ्यूमेटो है, जहां रंग और रेखाएं इतनी कोमलता से मिलती हैं कि कोई सीमा दिखाई नहीं देती। यह धुंधली सी हेजी लगती है। वैज्ञानिक और आविष्कारक लियोनार्डो सिर्फ एक कलाकार ही नहीं थे, वह एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे।
उन्होंने मानव शरीर की रचना को समझने के लिए लगभग मानव शवों की चीरफाड़ की। उनके चित्र आज भी बहुत सटीक माने जाते हैं। उन्होंने पक्षियों की उड़ान का अध्ययन किया और जैसी मशीनों के बनाए। उन्होंने पानी पर चलने वाले जूते, एक यांत्रिक शूरवीर और एक गणना मशीन का भी डिजाइन तैयार किया। हालांकि उस समय की तकनीक की सीमाओं के कारण उनके अधिकांश आविष्कार कभी वास्तव में नहीं बन पाए। बाद का जीवन और विरासत। अपने जीवन के अंतिम वर्ष लियोनार्डो ने फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम के निमंत्रण पर वहां बिताए। राजा ने उन्हें पहला राजकीय चित्रकार, इंजीनियर और वास्तुकार नियुक्त किया। मई 1519 को फ्रांस में ही उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वह राजा की बाहों में ही मरे थे, हालांकि इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। लियोनार्डो की नोटबुक्स का एक सबसे रहस्यमय पहलू है उनकी दर्पण लेखन शैली। वह दाएं से बाएं लिखते थे, जिसे बिना दर्पण के पढ़ना लगभग असंभव है। ऐसा क्यों? कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि वह बाएं हाथ के थे और ऐसे लिखने से स्याही नहीं फैलती थी। कुछ सोचते हैं कि यह उनके वैज्ञानिक विचारों को गुप्त रखने का एक तरीका था, ताकि चर्च जैसे शक्तिशाली संस्थानों से बचा जा सके। यह एक ऐसी पहेली है जो आज भी उनकी प्रतिभा की रहस्यमयी प्रकृति को दर्शाती है। मिलान के ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा ने अपने पिता की याद में दुनिया की सबसे बड़ी कांस्य घोड़े की मूर्ति बनाने का आदेश लियोनार्डो को दिया। लियोनार्डो ने 17 साल तक इस पर काम किया। उन्होंने अद्भुत डिजाइन बनाए और घोड़ों की शारीरिक रचना का गहन अध्ययन किया। उन्होंने मिट्टी का एक 24 फुट ऊंचा मॉडल बनाया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। लेकिन दुर्भाग्य से इटली पर हमले की तैयारी के लिए ड्यूक को सारा कांस्य तोपें बनाने में इस्तेमाल करना पड़ा। लियोनार्डो का सपना द ग्रेट हॉर्स कभी कांस्य में ढल नहीं पाया। ड्यूक के दरबार में लियोनार्डो ने एक मनोरंजनकर्ता और की भूमिका भी निभाई। वह ड्यूक के मेहमानों के लिए जटिल और का आयोजन करते थे। उन्होंने स्वचालित सिंह बनाए जो अपने आप चलते थे, जटिल बनाए जिससे एक्टर्स हवा में उड़ सकते थे, और ऐसे बनाए जो उस जमाने के लिए अविश्वसनीय थे। यह सब उनकी यांत्रिक इंजीनियरिंग में गहरी समझ और कल्पनाशीलता को दर्शाता है, जिसका उपयोग वह न केवल युद्ध के लिए बल्कि कला और आनंद के लिए भी करते थे।